कनक और कंचन दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्लें एक जैसी थी, लेकिन दोनों के रंग में दिन और रात का फर्क था। कंचन जहाँ सूरज की भांति चमकती हुई गोरी चिट्टी थी, वहीं कनक काली रात की तरह काली। कनक ने जैसे ही होश संभाला, उसका सबसे पहला परिचय अपने रंग रूप से ही हुआ। जो कोई भी दोनों बहनों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। एक दूध की तरह सफेद और दूसरी तवे की तरह काली। उनके पिताजी शहर में नौकरी करते थे। जब दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जितनी बड़ी हुई तो उनके पिताजी अपने परिवार को शहर ले आए। स्कूल में, क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक कभी भी ऐसे जुड़वा बच्चे नहीं देखे। मैं भी तुम्हारे जितना ही हैरान हो गई थी। फिर कनक ने देखा कि सभी टीचर कंचन को बहुत प्यार करती है। कोई कनक को हाथ ही नहीं लगाता था। जब देखो टीचर कनक को ही आवाज लगाकर बुलाती रहती, और यहीं से ही कनक के मन में एक धागा अपनी बहन के लिए खिंच गया। एक दिन, कनक, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा खिलौना था? मम्मी, उसने जबरदस्ती नहीं तोड़ा है। हम दोनों बहनें खेल रही थी, बस अचानक से वो हाथ लगा और गिर गया। ये सुनते ही मम्मी घबरा जाती है और कंचन को इधर उधर देखने लगती है। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई। इतनी सुंदर लड़की के कहीं दाग पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, मुझे नहीं, कनक को चोट लगी है। देखो, उसके पैर में घुस गया है कांच। कितनी बार कहा है इस लड़की को संभल कर काम किया करे। एक तो सूरत अच्छी नहीं लेकर आई और ऊपर से इतनी चोटें लगवाती रहती है। फिर वो कनक के पैर को देखती है, उसमें कांच घुसा हुआ था। उसकी माँ उसे निकालकर उसकी पट्टी कर देती है और कनक को बहुत डांट भी पड़ती है। मम्मी के वहां से चले जाने के बाद, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सबकी लाडली हो ना, घर में भी, स्कूल में भी और पड़ोस में भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कनक? तुम मेरी बहन हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी दुख होता है। सब लोग मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब देखो कुछ भी हो जाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखूंगी, कभी तो समय आएगा ही, तुम्हारा प्यार पता चल जाएगा। दोनों बहनें अब यौवन अवस्था में थी। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लड़कों को देखकर उनके बारे में बातें करती, लेकिन जब कनक कभी किसी के बारे में बात करती तो सब हंसी उड़ाने लगती। अरे सुनो सुनो, हमारी काली कलूटी कनक को हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का पसंद आ गया है। जो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, वो भला इस काली कलूटी की तरफ कैसे देखेगा? तभी कनक के बचाव के लिए कंचन वहां आ जाती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम भी तो लड़कों के बारे में बात करती हो। तुम सुंदर हो इसलिए बात कर सकती हो, और कनक का रंग सांवला है तो वो बात नहीं कर सकती। ये भला कहाँ का इंसाफ है? अच्छी बात है, तुम अपनी बहन का साथ देती हो, लेकिन जरा सोचो तो, तुम काली लड़की को सांवली बोल रही हो। भगवान से तो डरो। ये कहकर सभी लड़कियां हंस पड़ती है। कनक वहां से रोते हुए चली जाती है। जिस लड़के के बारे में सब लड़कियां बात कर रही थी, उसका नाम रोनित था। कंचन ने कई बार उसे चुप चुप कर अपने आप को देखते हुए देखा था। वो समझ गई थी कि रोनित उसे पसंद करता है। एक दिन कंचन रोनित के पास जाती है। मैंने कई बार देखा है, तुम चुप चुप कर मेरी तरफ देखते रहते हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ कंचन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो। और तुम्हारा मेरी बहन कनक के बारे में क्या ख्याल है? कौन? तुम्हारी बहन? वो काली कलूटी? तौबा है कंचन, कहाँ तुम और कहाँ वो। क्या हुआ? उसका रंग थोड़ा दबा हुआ ही तो है, वरना हम दोनों के नैन नक्शे एक जैसे हैं। हमारी हाइट, हमारे बाल सब एक जैसा ही दिखाई देता है। बस यही एक फर्क तो तुम्हें इतना सुंदर बना देता है। ये सुनकर कंचन को गुस्सा आ जाता है। अगर आज के बाद तुमने मेरी तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। जो मेरी बहन को पसंद नहीं कर सकता, वो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकता। ये कहकर कंचन वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद दोनों बहनें कॉलेज में जाती है और यहाँ पहुँचने के बाद कनक को एहसास होता है कि काला होना कितना बड़ा जुर्म है। कॉलेज में कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता और ये बात कंचन अच्छे से जानती थी।
इसलिए वो ज्यादा समय कनक के साथ रहने की कोशिश करती। क्यों हर समय मेरे सर पर सवार रहती हो? मैं जानती हूँ तुम दिखावा करती हो कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हें मेरी फिक्र है, जबकि तुम मन ही मन बहुत खुश होती हो कि तुम बहुत सुंदर हो। ओह कनक, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हें सच में दिल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेला ना लगे। ओह थैंक यू सो मच जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। कृपया अपने दिमाग पर इतना दबाव मत डालो। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे सर से हट जाओ। कंचन उस समय वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि कनक अभी गुस्से में है और कनक वाकई में गुस्से में थी। वो वहां से भागकर जब जाने लगती है तो कॉलेज के एक सुंदर लड़के विशाल से टकरा जाती है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कनक ने विशाल की तरफ देखा और उसकी मधुर आवाज उसे बहुत ही अपनी लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने पूछा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मेरी ही गलती थी, मैं अचानक से मुड़ गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। ये कहकर विशाल वहां से चला गया और कनक वही खड़ी विशाल को दूर तक जाते हुए देखती रही और विशाल के कहे हुए शब्द उसके दिलो दिमाग पर छाने लगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। पहली बार किसी ने कनक के प्रति घृणा नहीं दिखाई और उसकी तारीफ भी की। अब जब भी कभी विशाल कनक को दिखाई देता तो कनक अपने आप ही मुस्कुरा पड़ती और एक दिन जब वो विशाल को कंचन के साथ देख लेती है, दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर कनक को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में घर आ जाती है। बहुत देर बाद जब कंचन घर आती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना, हम दोनों इकट्ठा घर आती है। मैंने सारा कॉलेज छान मारा, फिर मुझे पता चला कि तुम पहले ही निकल गई हो। क्या तुम्हें बताकर नहीं आना चाहिए था? तुम विशाल को कब से जानती हो? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, विशाल मेरा दोस्त है और हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम कहती हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम अपने प्यार के लिए विशाल को छोड़ सकती हो और उससे मेरी शादी करा सकती हो? ये सुनकर कंचन हैरानी से कनक की तरफ देखने लगती है और वो समझ जाती है कि कनक पर फिर से अपने काले रंग रूप का बुरा असर पड़ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं विशाल से बात करती हूँ। ये सुनकर कनक खुश हो जाती है और उधर कंचन किसी तरह विशाल को कनक से शादी करने के लिए राजी कर लेती है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे कि इतने सुंदर लड़के ने कनक को पसंद किया है। पेपर के बाद शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी, लेकिन कनक ने देखा कि कंचन सबके सामने खुश होती, लेकिन अकेले में वो रोने लगती थी। क्या हुआ कंचन, तुम बड़ा दुखी रहने लगी हो? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि विशाल से मेरी शादी हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ दुखी हूँ? मैंने तो खुद विशाल से बात की थी तुम्हारी शादी के लिए। विशाल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा। हाँ, हो सकता है शायद। मुझे विशाल बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, उसे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और उसकी आंखों में कभी भी मैंने अपने काले रंग रूप को देखकर मुंह बनाते हुए नहीं देखा। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। अब सारी दुनिया देखेगी कि कनक कितनी प्यारी लड़की है। शादी के एक दिन पहले कनक मेहंदी लगाकर अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कंचन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो विशाल से फ़ोन पर बातें कर रही थी। विशाल, मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को बहुत खुश रखना। बचपन से सब उसे काले रंग के लिए बहुत बातें सुनाते हैं। मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो। प्लीज़ उसकी भावनाओं को कभी ठेस मत लगने देना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। वो दुखी होती है तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। कंचन, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस तुम्हारे कहने के कारण मैं कनक से शादी कर रहा हूँ। हाँ विशाल, तुम्हें इस प्यार का वास्ता है। कनक को कभी पता ना चले कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बहन बहुत प्यारी है। कनक कमरे में चली जाती है। उसे आज पहली बार कंचन के सच्चे प्यार का आभास हो रहा था। जैसे ही कंचन कमरे में आती है, वो कंचन को गले लगा लेती है। क्या हुआ कनक, अब तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मेरी बहन कंचन, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं कभी भी तुम पर यकीन नहीं करती थी। मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरा दिल रखने के लिए बातें करती हो,
लेकिन अपनी मोहब्बत को तुमने मुझे दे दिया। ये प्रमाण है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये तुम क्या कह रही हो कनक? कल तुम्हारी विशाल से शादी है। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं विशाल से शादी नहीं करूंगी। विशाल से शादी सिर्फ कंचन की होगी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो इसी का बस मुझे पता चल गया, ये बहुत है मेरे लिए। और हाँ सुनो, कल दुल्हन बनकर तुम मंडप में जाओगी और विशाल को इस बारे में कुछ मत बताना। कंचन बहुत मना करती है, लेकिन कनक उसे अपनी कसम देकर मना लेती है और लंबे समय से घूंघट में कंचन और विशाल के फेरे हो जाते हैं। कंचन विशाल के घर आ जाती है और जब विशाल कंचन के पास जाता है, कनक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कंचन घूंघट में से ही सर हिलाकर हाँ कहती है। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारा रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन आज के बाद तुम इस बात से कभी भी हीन भावना में मत आना। यहाँ कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम बस मेरी तरफ देखना। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या मैं अब तुम्हारा घूंघट उठा सकता हूं? मुझे तुम्हारी मुंह दिखाई जो करनी है। कंचन घूंघट में से ही हाँ करके सर हिलाती है और जब विशाल उसका घूंघट उठाता है तो कंचन को सामने देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कैसा लगा जीजाजी सरप्राइज? तुम दोनों ने क्या सोचा, अपने प्यार का बलिदान दे दोगे? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी बहन के प्यार पर ही कब्जा कर लूं। ये सब क्या है कनक? सचमुच तुम तो बहुत ही प्यारी लड़की हो, जैसा कंचन ने बताया था उससे भी अच्छी। हाँ, प्यारी लड़की हूँ और दो लोग बहुत प्यार करने वाले मिल गए हैं, इसलिए अब मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगी और अपनी लाइफ खुशी खुशी जीऊंगी। उसके बाद कंचन और विशाल दोनों कनक को धन्यवाद देते हैं और कनक आज पहली बार मन से बहुत खुश थी। मोहनपुर नाम के गांव में बिरजू अपनी पत्नी शांति और बेटी संगीता के साथ रहता था। उसकी बेटी संगीता को बचपन में ही एक बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका बाकी शरीर का कद तो ठीक तरह से बढ़ा, लेकिन उसके पैर किसी बौने इंसान की तरह रह गए। जो भी उसे देखता तो उसे बौने पैर वाली कहकर खूब चिढ़ाता। अब संगीता की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन उसके छोटे पैरों के कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं था। माँ, जो भी लड़का मुझे देखने आता है मेरे छोटे पैरों की वजह से मुझसे शादी करने से मना कर देता है। पता नहीं भगवान ने मेरे पैरों को ऐसा क्यों बनाया। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह खुद को दोष मत दे। इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो तेरे लिए भी एक अच्छा जीवन साथी चुना होगा। बस थोड़ा सब्र रख। कुछ दिनों बाद शांति की एक पड़ोसन निर्मला संगीता के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। जब लड़के वाले संगीता को देखने आते हैं तो उसकी माँ उसे लंबी हील पहना देती है। माँ, ये तो गलत है। तुम अभी तो मुझे ये हील वाली सैंडल पहना दोगी, लेकिन जब शादी के बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरे पैर छोटे हैं तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चुपचाप इन्हें पहनकर बाहर चल। इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने नहीं दे सकते। संगीता अच्छी सी साड़ी और हील पहनकर बाहर जाती है। देखने में संगीता बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो उन्हें तुरंत ही पसंद आ जाती है। उन्हें उसके छोटे पैरों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद संगीता की शादी हो जाती है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई वाले दिन, संगीता बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है तो ये लाल वाली साड़ी पहनकर अच्छी तरह तैयार हो जा, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। अपनी सास के कहने पर संगीता लाल रंग की साड़ी पहनकर अच्छी तरह सज धज कर तैयार हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी हील पहनने लगती है तो देखती है कि उसकी एक हील टूट गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो ये एक जोड़ी हील ही थी, वो भी टूट गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अगर मैं ऐसे बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पैर छोटे हैं। संगीता इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी सास उसे आवाज़ लगाती है, तो संगीता फ्लैट सैंडल पहनकर ही बाहर चली जाती है। जब आस पड़ोस के सभी औरतें उसे देखती है तो देखते ही रह जाती है। अरे शकुंतला, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा।
अरे क्या नहीं लग रहा विमला बहन, है तो शकुंतला की बहू लाखों में एक। इतनी बौनी बहू तो लाखों में एक ही हो सकती है। लेकिन शकुंतला बहन, आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने बेटे की शादी इससे करवानी पड़ी? तुम्हारा बेटा इतना सुंदर है, अच्छा कमाता है, ना कि कोई नशा करता है। उसके बाद भी तुमने अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढी? ये तो सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, वरना इसकी कदकाठी तो देखो। हमारे राजेश से आधी भी नहीं लगती है ये तो। दोनों साथ में चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी बहू लाकर तो तुमने अपना ही मजाक बनवा लिया। पड़ोस की औरतों की बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी इस बात का अभी ही पता चला कि उसकी बहू बौनी है। लेकिन वो पड़ोसियों के सामने ऐसा कुछ पता नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए वो बात घुमाते हुए कहती है, नहीं नहीं बहनों, तुम मेरी बहू के बारे में ऐसे मत बोलो। भले ही मेरी बहू कद से छोटी है, लेकिन सर्वगुण संपन्न है। ऐसी बहू का भी क्या फायदा जो कदकाठी में अच्छी हो, लेकिन बड़ों की इज्जत करना ही ना जाने। मेरी बहू भले ही बौनी है, लेकिन एकदम सुशील और संस्कारी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राजेश को ऐसी पत्नी मिली। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। चलो बहनों, हम अपने अपने घर चलते हैं। सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद शकुंतला उसे कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी उसका बेटा राजेश भी वहां पर आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू भी समय पर आ गया। जरा देख, इसके घर वालों ने कितना बड़ा झूठ बोला हम लोगों से। हम लोगों से इसका ये बोना कद छुपाकर इसकी शादी तुझसे करवा दी। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई तुझसे शादी करके। संगीता का छोटा कद देखकर राजेश भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे बोले तो क्या बोले। वो माँ जी, मैंने अपनी माँ से कहा था कि उन लोगों से मेरा कद छुपाना सही नहीं है, लेकिन अब क्या लेकिन वेकिन कर रही है? अब तो तू कुछ भी बहाने बनाती रहे। तुझे जो करना था वो तो तूने कर लिया। छोड़ो माँ, अब जो हो गया सो हो गया। इसका कद छोटा होने से इसके व्यवहार में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अगर इसका कद लंबा होता तो भी ये तुम्हारी उतनी ही इज्जत करती जितनी अभी कर रही है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीता को अपने पति राजेश के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। राजेश तो कभी संगीता को उसके छोटे पैरों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे उसके छोटे पैरों के लिए खरी खोटी सुनाती रहती। कभी कोई मेहमान घर पर आता तो वो भी उसका बहुत मजाक उड़ाता। अरे शकुंतला बहन, मैं तो तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहू को देखने आई थी। मुझे क्या पता था बहू के नाम पर तुम घर में किसी छोटे बच्ची को लेकर आ गई हो। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। शकुंतला की सहेली सुमित्रा तो ऐसा बोलकर चली जाती है, लेकिन शकुंतला उसकी बात से आग बबूली हो जाती है और उसके घर से जाते ही संगीता को खूब सुनाती है। तेरी वजह से लोग मुझे मेरे घर में ही आकर चार बातें सुनाकर जाते हैं। लोगों के घर में नई बहू आती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तुझे देखकर तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मेरे बेटे से तुझे तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी शादी करवा देती, लेकिन उसे ना जाने तुझ में ऐसा क्या दिखता है। मैं तो तुझे कभी अपनी बहू मानूंगी ही नहीं। संगीता को अपनी सास की इन बातों से बहुत ठेस पहुंचती है। वो रसोई में खाना बनाते हुए रोने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, तो वो दरवाजे पर जाकर देखती है तो एक गरीब बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप बस 1 मिनट रुकिए अम्मा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। संगीता उस बूढ़ी औरत के लिए ताज़ा खाना लेकर जाती है। बूढ़ी औरत उस खाने को खाकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज पहली बार मुझे किसी ने इतनी इज्जत से खाना खिलाया है। तुम बहुत नेक दिल की हो। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो। मेरा आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है।
अम्मा, वैसे तो हम लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे पास लंबे पैर नहीं हैं। हर कोई मुझे बोनी बोनी कहकर चिढ़ाता है। मेरे कद की वजह से मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मेरा कद लंबा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जब भी चाहोगी तुम्हारा कद लंबा हो जाएगा और तुम जब भी चाहोगी अपने सामान्य कद में आ जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद संगीता की सास शकुंतला किचन में कुछ ढूंढ रही थी। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही है? मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चीज़ ढूंढ कर दे देती हूँ। जब मुझे वो चीज नहीं मिल रही तो तुझे कहाँ से मिलेगी? ऊपर तक तो तेरे हाथ क्या नजर भी नहीं जाएगी। तू रहने दे, मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी। माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपका पैर फिसल जाएगा। मैं स्टूल या सीढ़ी पर चढ़कर आपका सामान उतार दूंगी। बताइए, आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो फिर मेरे लिए अचार का डिब्बा उतार दे। बहुत दिन से ऊपर ही रखा हुआ है, अब तक पक गया होगा। ठीक है माँ जी, आप जाकर कमरे में बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता के कहने पर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाते ही संगीता अपनी आंखें बंद करके अपने पैरों को लंबा कर लेती है और ऊपर से अचार की बरनी उतार देती है। वो थोड़ी देर बाद अपनी सास के कमरे में अचार की बरनी देकर आती है। तभी अचानक उसकी सास के मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, घर पर स्टूल और सीढ़ी तो है ही नहीं, तो फिर संगीता ने इतनी ऊपर रखी कि अचार की बरनी कैसे उतार दी? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। थोड़ी देर बाद राजेश घर आता है तो शकुंतला उसे सारी बात बताती है। अरे उसने कुर्सी पर चढ़कर उतार दी होगी माँ, और क्या गड़बड़ हो सकती है? वो कोई जादूगरनी थोड़ी ना है कि जादू से अपने पैरों को लंबा कर लेगी। बेटा, मुझे तो उस लड़की पर कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वो सचमुच कोई जादू करती हो। मैं एक बार फिर से उसे उतारने के लिए बोलती हूँ। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शकुंतला संगीता के पास जाती है। बहू, अभी ये अचार ठीक से गला नहीं है, तू इस बरनी को वापस ऊपर रख दे और ऊपर एक चावल का डब्बा रखा होगा, उसे नीचे उतार दियो। ठीक है माँ जी। उसे ये बोलकर शकुंतला अपने बेटे राजेश के साथ रसोई घर के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। संगीता जैसे ही बरनी को ऊपर रखने के लिए अपने पैर लंबे करती है तो वो दोनों उसे देख लेते हैं। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? अरे बेटा, मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है, जल्दी से भाग चल यहाँ से। अरे ये आप दोनों ने क्या किया? मुझे छिपकर क्यों देखा? मैं आप दोनों को नहीं बताना चाहती थी कि मैं अपने पैरों को लंबा कर सकती हूँ। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि एक बूढ़ी दादी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं जब भी चाहूँगी तो मेरा कद लंबा हो जाएगा। ये उनके आशीर्वाद का ही फल है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बहू? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का तुझे यही बोलती कि अपने पैरों की लंबाई सामान्य औरतों जितनी कर ले, ताकि कोई भी तेरा मजाक ना उड़ा सके। जब तेरे पास ही शक्ति है तो तू अभी अपने कद को थोड़ा लंबा कर ले। अपनी सास की बात मानकर संगीता अपने कद को सामान्य लड़कियों जितना लंबा कर लेती है। उस दिन के बाद जो भी संगीता को देखता है वो हैरान रह जाता है और उसके कद के लिए फिर कभी कोई उसका मजाक नहीं उड़ा पाता।